राजनीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन 20 का सही आंसर है भाग 4 में है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन 20 का सही आंसर है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से अधिकृत किया गया था। आयरलैंड के संविधान में नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से अधिकृत किया गया था? ऑप्शन 20 का सही आंसर है स्पेन से। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्व को विशेषता वाला बताया? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। किसने निदेशक तत्व और अधिकारों को संविधान का मूल आत्मा कहा है? ऑप्शन 20 का सही आंसर है ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व नामक इस उक्ति से यह स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य का वही अर्थ है जो मूल अधिकार से संबंधित भाग 3 में है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार निदेशक तत्व उन्हीं अनुदेशों के समान है जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नरों को जारी किए जाते थे? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है डॉक्टर अंबेडकर। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है इनमें से सभी। न्याय में उच्च आदर्श की स्थापना, स्वतंत्रता की प्रतिस्थापन और समानता की जागृति। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस लोकतंत्र की स्थापना नहीं करता है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है राजनीतिक। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, निदेशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है। दूसरा कथन है, उनके हनन पर न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। बताना है सत्य कथन कौन है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। यहाँ पे दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? ऑप्शन 20 का सही आंसर है अनुच्छेद 37 में इसकी चर्चा है। अगला पॉइंट है, निदेशक तत्वों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 3 भागों में। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, निदेशक तत्वों का वर्गीकरण 3 भागों में संविधान द्वारा किया गया है। यह कथन सही है। इन्हें 3 व्यापक श्रेणियों समानवादी, गांधीवादी और उदार बुद्धिजीवी में विभक्त किया गया है। यह भी कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ऑप्शन 20 का सही आंसर है अनुच्छेद 38 में। पोषाहार स्तर और जीवन को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने संबंधित प्रावधान का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 47 में है। निम्नलिखित में से इसे नीति निर्देशक तत्व के
किस सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है। अगला पॉइंट है समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित प्रावधान का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 39 के क में है। अनुच्छेद 41 संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है इसमें से सभी। काम पाने का अधिकार ये भी कथन सही है। शिक्षा पाने का अधिकार ये भी कथन सही है। बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता में लोक सहायता पाने का अधिकार, तीनों कथन यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन डी। काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन 20 का सही आंसर है 42वां अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 43 को संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है उद्योगों के प्रबंध में कामगारों के भाग लेने के लिए कदम उठाने से। सभी कर्मकार के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक सांस्कृतिक अवसर से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 43। ग्राम पंचायतों का गठन, उन्हें आवश्यक शक्तियां से संबंधित प्रावधान को नीति निर्देशक तत्व के किस सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है गांधीवाद। अनुच्छेद 43 का संबंध है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है सहकारी समिति के स्वैच्छिक गठन से। नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और जनजाति और समाज के कमजोर वर्ग शैक्षिक एवं आर्थिक हितों के प्रोत्साहन और शोषण से सुरक्षा संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 46वां। संविधान का अनुच्छेद 51 संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय शांति से। गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक संबंधित प्रावधान का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 48 में है। निम्नलिखित में से इसे नीति निर्देशक के किस सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत। अनुच्छेद 47 का संबंध है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है नशीली दवाओं के प्रतिबंध से। अगला प्रश्न है भारत के समस्त राज्यों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 44वां। अगला पॉइंट है भारत में समान सिविल संहिता की मांग पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव दिखाई देता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है उदारवादी। अनुच्छेद 45 का संबंध है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। अगला प्रश्न है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करने से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 48। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में उल्लेखित पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन पर किस विचारधारा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है उदारवादी। अनुच्छेद 49 का संबंध है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारक व स्थान के संरक्षण से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शक्ति का पृथक्करण से संबंधित है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 50वां। संविधान के अनुच्छेद 51 संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से। संविधान अनुच्छेद 50-51 पर किस विचारधारा का प्रभाव दृष्टिपात होता है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है उदारवादी।
42वें संविधान संशोधन द्वारा निदेशक तत्व की मूल सूची में निम्न में से कौन से नए तत्व जोड़े गए? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है निःशुल्क कानूनी सहायता संबंधित प्रावधान। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिक की भागीदारी संबंधित प्रावधान 43A 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। ये कथन बिल्कुल सही है। पर्यावरण संरक्षण संबंधित प्रावधान 44वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। यह कथन गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं के अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने संबंधित प्रावधान को जोड़ा गया? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 44वें। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। सहकारी समिति को प्रोत्साहन की बात करते हैं 43 का ए करता है। उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी की बात करता है तो ये करता है आपका चौथा नंबर इसका सही आंसर होगा। राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत की बात करते हैं तो यह है आपका तीसरा है इसका सही आंसर 39। पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो दूसरा इसका सही आंसर है 48 का ए। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने यह संस्तुति की थी कि व्यक्तित्व अधिकारों को दो श्रेणियों न्यायोचित और गैर न्यायोचित में बांटा जाना चाहिए? इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए BN राव। निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि लोगों के लिए उत्तरदायी कोई मंत्रालय संविधान के भाग 4 में उल्लिखित उपबंधों का अवहेलना नहीं कर सकता है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्व के बारे में यह किसने कहा कि लोकप्रिय मत पर कार्य करने वाली सरकार इसके लिए नीति बनाते समय निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है बाबा भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से किन कारणों से संविधान निर्माताओं ने निर्देशक सिद्धांतों को गैर न्यायोचित एवं विधि रूप से लागू करने की बाध्यता वाला नहीं बनाया? क्योंकि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है इनमें से सभी। देश के पास उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन का अभाव था, ये भी कथन सही है। देश में व्यापक विविधता और पिछड़ापन था, ये भी कथन सही है। स्वतंत्र भारत के नए निर्माण के कारण इसे कई तरह से भारत से मुक्त रखने के कारण, ये भी कथन सही है। तीनों कथन यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस आधार पर नीति निर्देशक तत्व की आलोचना की जाती है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी। कोई कानूनी शक्ति नहीं है, इस आधार पर भी, तर्कहीन व्यवस्था के आधार पर भी और रूढ़िवादी व्यवस्था के आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। किसकी? तो नीति निर्देशक तत्व की। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नीति निर्देशक तत्व को अतिरेक, क्रमकांडी और ब्लैंक चेक से तुलना किया है? इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी KT शाह ने किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नीति निर्देशक तत्व को भावनाओं का अस्थायी कुराघर कहा है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है TT कृष्णामाचारी। किसने निर्देशक तत्व को लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा और इन्हें धार्मिक उपदेश बताया? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है KC व्हीलर। किसने निर्देशक तत्व को क्रमकांडी बताया? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है TT दत्ता। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की कि मूल अधिकार एवं निदेशक सिद्धांतों के बीच टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है चपकम दुराई-राजन वाद में। निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि मूल अधिकार एवं निदेशक सिद्धांतों के बीच टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है चपकम दुराई-राजन वाद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मूल अधिकार अपनी प्रकृति में उल्लंघनीय है। यह कथन सही है। निदेशक तत्व को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। यह भी कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सही कथन को यहाँ पे बताना है। मूल अधिकार ऋणात्मक है जबकि निदेशक तत्व सकारात्मक है। ये कथन सही है। मूल अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित देते हैं जबकि निदेशक तत्व समुदाय के कल्याण को। ये भी कथन सही है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। दोनों कथन यहाँ पे सही है। किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन में के रूप में है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है मिनर्वा मिल्स बाद में। किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है मिनर्वा मिल्स बाद में। अगला चैप्टर है हमारा मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 1976 में। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से प्रभावित होकर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है रूस से। किस समिति के सिफारिश पर 1976 में संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित नया भाग जोड़ा गया? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है भाग 4 में। संविधान में कितने प्रकार के मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 11। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 10। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का जिक्र किया गया है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 51 का क। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वां मूल कर्तव्य को समाहित किया गया है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 86। अगला प्रश्न है, संविधान में 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने को मूल कर्तव्य के रूप में कब समाहित किया गया? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है वर्ष 2002 में। निम्नलिखित में से मूल कर्तव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है यह बाध्यकारी कर्तव्य है। निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कर अदायगी। ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य के अंतर्गत है? ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है इनमें से सभी। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले को सम्मान। ये कथन सही है।
दूसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, यह भी कथन सही है। तीसरा है देश की रक्षा एवं सेवा करना, यह भी कथन सही है। तीनों कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य के अंतर्गत समाहित नहीं है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है अनिवार्य मतदान, ये समाहित नहीं है, बाकी तीनों इसमें समाहित हैं। निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य के अंतर्गत है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है इनमें से सभी। पर्यावरण संरक्षण मूल कर्तव्य है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना ये भी मूल कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी मूल कर्तव्य है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कुछ अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए है, जबकि मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है। ये कथन बिल्कुल सही है। मूल कर्तव्य न्यायोचित है, ये कथन गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। किस आधार पर मूल कर्तव्यों की आलोचना की जाती है? ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है उपयुक्त में से सभी। कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है। दूसरा है गैर न्यायोचित है, इस वजह से। संविधान के भाग में शामिल करना, ये भी तीनों वजह से इसकी आलोचना की जाती है। मूल कर्तव्य का महत्व है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है इनमें से सभी। नागरिकों अपने देश के प्रति कर्तव्यों को याद दिलाता है, ये कथन सही है। दूसरा है राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करता है, ये भी कथन सही है। अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक प्रशिक्षण में सहायता करता है, ये भी कथन सही है। तीनों कथन यहाँ पे सही हैं। अगला टॉपिक है हमारा संविधान का संशोधन। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का जिक्र है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है भाग 20 में। अगला प्रश्न है संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है संविधान के संशोधन से। भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किस में अंतर्निहित है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है केवल संसद में। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद में निहित है, यह कथन बिल्कुल सही है। संसद संविधान के मूल ढांचों में भी संशोधन कर सकती है, यह कथन गलत है। तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा केवल एक। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, सही कथन को बताना है। संविधान संशोधन का आरंभ केवल लोकसभा से ही की जा सकती है, यह कथन गलत है। विधेयक को सरकारी सदस्य एवं गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह कथन बिल्कुल सही है। संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति के ही सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह कथन भी गलत है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है विधेयक को संयुक्त अधिवेशन में पारित किया जा सकता है, यह कथन आपका असत्य है। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है विधेयक को संयुक्त अधिवेशन में पारित किया जा सकता है, यह कथन आपका क्या है? असत्य है। बाकी तीनों कथन यहाँ पे सत्य है। विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है, यह कथन सही है। प्रत्येक सदन में अलग अलग पारित करना आवश्यक है, यह भी कथन सही है। विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो आधे राज्य के
विधानमंडल का समर्थन आवश्यक है। यह भी कथन सही है। कौन सा कथन असत्य है? तो आपका ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उपयुक्त में से सभी। संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, ये भी होता है। दूसरा होता है संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य की समर्थन द्वारा संशोधन, ये भी कथन सही है। संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, ये भी कथन सही है। तो सारे कथन यहाँ पे सही हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है उसको बताना है। संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकते हैं, ये कथन गलत है। अगला पॉइंट है संविधान संशोधन की बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों की 2/3 बहुमत या मतदान द्वारा होना चाहिए, ये कथन सही है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान के किस प्रकार से संशोधन नहीं किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, साधारण बहुमत के द्वारा। संविधान के मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, संसद के विशेष बहुमत द्वारा। राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया में संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा। नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति से संबंधित प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, साधारण बहुमत द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से उपबंध में संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा संशोधन किया जा सकता है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, इनमें से सभी। केंद्र एवं राज्य की कार्यकारिणी शक्ति का अगर विस्तार करना हो तो। दूसरा है उच्चतम एवं उच्च न्यायालय में अगर कोई संशोधन करना है तो भी। और 7वीं अनुसूची में संबंध में कोई विषय अगर है तो उसमें संशोधन करना है तो भी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला पॉइंट है वस्तु और सेवा कर परिषद से संबंधित उपबंध में संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा। निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित उपबंध का संशोधन संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व से संबंधित उपबंध। भारत संविधान के बारे में निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि लचीलापन एवं जटिलता के बीच बेहतर संतुलन है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, केसी वेहर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने संविधान संशोधन प्रक्रिया पर टिप्पणी करते हुए कहा कि संशोधन प्रक्रिया अपने आप में सिद्ध करती है कि यह संविधान का सर्वाधिक स्वीकार्य भाग है, यद्यपि यह बहुत जटिल है, यह काफ़ी विविध गुण वाला है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ग्रीनविल ऑस्टिन ने कहा था। प्रथम संविधान संशोधन संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से। भारत पाक समझौते के अनुसार पाकिस्तान को बेरूबारी संघ के भारतीय क्षेत्र का समर्पण किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 9वां। पहला संविधान संशोधन कब पुनः स्थापित किया गया? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, वर्ष 1991 में। किस संविधान संशोधन द्वारा उपराष्ट्रपति की निर्वाचन संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक के बजाय निर्वाचक मंडल द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया?
ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 11वां। किस संविधान संशोधन द्वारा निर्वाचन अधिकारियों की व्यवस्था समाप्त कर और उच्च न्यायालय को निर्वाचन याचिका पर सुनवाई करने की शक्ति प्रदान किया गया? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 19वां। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संसद को किसी भी हिस्से का, चाहे वह मूल अधिकार हो या हो, संशोधन कर सकता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 24वां। 26वां संविधान संशोधन संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है पीवी फर्श और प्रांतीय शासकों के विशेषाधिकार समाप्त करने से। उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु किस संविधान संशोधन द्वारा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया? ऑप्शन 20 का सही आंसर है 15वां। किसी भी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी दिए जाना को किस संविधान संशोधन द्वारा आवश्यक बनाया गया? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 24वां संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की विभिन्न घोषणाएं करने की शक्ति किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? ऑप्शन 20 का सही आंसर है 38वां। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 41वां। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिए गए? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 42वां। 52वां संविधान संशोधन संबंधित है। ऑप्शन 20 का सही आंसर है दल बदल विरोधी कानून से। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 61वां। किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित राज्य दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 69वां। किस संविधान सभा द्वारा दिल्ली के लिए 17 सदस्यीय विधानसभा और एवं 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी की गई? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 69वां। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है पंचायती राज्य से। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के रूप में दिल्ली विधानसभा एवं केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी को शामिल किया गया? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 17वां। 74वां संविधान संशोधन संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है नगर पालिका से। किस संविधान संशोधन द्वारा आरंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 86। 89वां संविधान संशोधन संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है ए और बी दोनों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और दूसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। किस संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि केंद्र एवं राज्य मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी? इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 91। 91वां। किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समिति को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 97वां। 99वें संविधान संशोधन संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है भारत बांग्लादेश भूमि समझौता से। यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए।
41वां, ये गलत है। यहाँ पे जो होगा सही आंसर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से। 99वां संविधान संशोधन संबंधित है। इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से। 101वां संविधान संशोधन संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है जीएसटी से। अगला प्रश्न है 100वां संविधान संशोधन संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है भारत बांग्लादेश भूमि समझौता से। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 104वां संविधान संशोधन के तहत। किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समिति को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है 97वें संविधान संशोधन के तहत। 103वां संविधान संशोधन संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से। अगला चैप्टर है हमारा संसदीय व्यवस्था। भारत का संविधान संसदीय व्यवस्था का प्रावधान करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है केंद्र एवं राज्यों में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र में संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान करता है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 1 और बी दोनों सही हैं, 74वां और 75वां। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य में संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान करता है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, 163 और 164। सरकार की संसदीय व्यवस्था का अभिप्राय है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कार्यपालिका अपने कार्य के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति शासन या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का अभिप्राय है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होती है। अगला प्रश्न है संसदीय सरकार का लोकप्रिय नाम है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है इनमें से सभी। कैबिनेट सरकार भी नाम है, उत्तरदायी सरकार भी नाम है, सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी इसका नाम है। निम्नलिखित में से किस विचारक ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है आइबर जेनिक्स। अगला प्रश्न है संसदीय सरकार की विशेषता निम्न में से है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी। नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। दूसरा है बहुमत दल प्राप्त दल का शासन। तीसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व। तीनों कथन यहाँ पे सही हैं। निम्न में से कौन सा संसदीय शासन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है एकल सदस्यता। निम्नलिखित में से भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन और गोपनीयता। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन व्यवस्था का दोष है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है मंत्रिमंडल की निरंकुशता। भारत में संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के कारण थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी। व्यवस्था से निकटता, भारतीय समाज की मिश्रित प्रकृति और उत्तरदायित्व के अधिक वरीयता। तीनों कथन यहाँ पे सही हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का गुण है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है एकल सदस्यता। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ब्रिटिश राजशाही के जगह भारत में गणतंत्र पद्धति है। ये कथन सही है। ब्रिटिश व्यवस्था संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारत में
संसद सर्वोच्च नहीं है, ये भी कथन सही है। दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। छाया कैबिनेट या शैडो कैबिनेट एक अनोखी संस्था है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है ब्रिटेन की। संघीय व्यवस्था, अगला चैप्टर है हमारा संघीय व्यवस्था। पहला प्रश्न है, राजनीतिक शास्त्रियों ने राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार के संबंधों के आधार पर सरकार को विभाजित किया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ए और बी दोनों में, एकल और संघीय दोनों में बांटा है। एकल या एकात्मक सरकार का अभिप्राय है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कार्य शक्तियाँ या तो संघ सरकार या राज्य सरकार में होती हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था वाला देश का कुछ उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इनमें से सभी, ब्रिटेन भी हो गया, जापान भी हो गया, फ्रांस भी हो गया। संघीय शासन व्यवस्था वाला देश का कुछ उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इनमें से सभी, अमेरिका हो गया, भारत हो गया, कनाडा हो गया। संघ शासन को किस शब्द से ग्रहण किया गया है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है फेराडस से। अमेरिका में संघों के इकाइयों को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है राज्य के नाम से। स्विट्जरलैंड में राज्यों को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है कैंटोन के नाम से पुकारा जाता है। विश्व का पहला व प्राचीनतम संघीय शक्ति वाला देश है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है अमेरिका। भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है संघीय। संविधान निर्माता भारत में संघीय शासन व्यवस्था किन कारण से अपनाया? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी। पहला कारण था देश का बृहत आकार होना, दूसरा कारण था सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता, तीसरा था मिश्रित संस्कृति। तीनों कथन यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। संविधान में संघ प्रयोग कभी भी नहीं हुआ है। ये कथन बिल्कुल सही है। भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कनाडा के मॉडल पर। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत में कनाडाई मॉडल पर आधारित संघीय व्यवस्था को अपनाया है। ये कथन सही है। भारत में राज्यों की तुलना में केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। ये भी कथन सही है। इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की संघीय विशेषताएं हैं? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी। द्वैध राज पद्धति, दूसरा है लिखित संविधान, तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका। तीनों कथन यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संघीय संविधान की नहीं है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है इनमें से सभी। आपातकालीन उपबंध, सशक्त केंद्र और एकल नागरिकता। तीनों कथन यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन डी भारतीय संविधान की एकात्मक व्यवस्था को निदर्शन करता है। इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन और एकीकृत न्यायपालिका। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता भारतीय संविधान की एकात्मक लक्षण को दृष्टिपात करता है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी। राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार, दूसरा है राज्यपाल की नियुक्ति,
एकीकृत निर्वाचन मशीनरी। तीनों कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी। किस व्यक्ति ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय करार दिया है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है केसी हुयर ने। के संस्थानम के अनुसार भारतीय संविधान का एकात्मक होने के कारण है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दोनों कथन सही हैं, ए और बी। वित्तीय मामले में केंद्र का प्रभाव होना। दूसरा है राज्यों की केंद्रीय अनुदान पर निर्भरता। सी इसका सही आंसर है। किस विद्वान के मतानुसार भारतीय शासन पूरी तरह से संघीय है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है एच लवी के अनुसार। भारतीय शासन के बारे में किसने कहा कि यह सहकारी संघ व्यवस्था है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है ऑस्टिन ने कहा। यह किसका कथन है कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय संविधान है जितना दोहरा राज पद्धति? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है बाबा साहब ने कहा था। निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि संविधान संघीय है और संघीय इसकी मूल विशेषता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है बम्बई मामले में कहा था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था का घोतक है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी। राज्यों के बीच विवाद, नदी जल विवाद और क्षेत्रीय दलों का उद्भव सब किसके लक्षण हैं? तो संघीय व्यवस्था के लक्षण हैं सारे। यहाँ पे आपका सही है उपयुक्त में से सभी। अगला चैप्टर है केंद्र राज्य संबंध के बारे में। भारत का संविधान समस्त शक्तियां विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय विभाजन किसके मध्य करता है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है केंद्र एवं राज्यों के मध्य। भारतीय संविधान द्वारा किन शक्ति का विभाजन केंद्र एवं राज्यों के बीच नहीं किया गया है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है न्यायिक शक्ति का विभाजन नहीं किया गया है। संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का चर्चा है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है भाग 11 में। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 98। राज्य सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय हैं? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 59 विषय। समवर्ती सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय हैं? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 52। इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये बदलते रहता है। संघ सूची में मूलतः कितने विषय थे? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 97। राज्य सूची में मूलतः कितने विषय थे? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 66। समवर्ती सूची में मूलतः कितने विषय थे? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 47। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। संघ की बात करते हैं, संघ जो है आपका विधायी विषय की बात करते हैं, कानून बनाने की शक्ति। संघ के मामले में कानून कौन बनाता है? संघ बनाता है। राज्य के मामले में कानून राज्य बनाता है और समवर्ती सूची के बारे में कानून दोनों बनाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कृषि किस सूची का विषय है? ऑप्शन 20 का सही आंसर है राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किन विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है इनमें से सभी को, शिक्षा को भी, वन को भी और न्याय प्रशासन को भी। वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण से संबंधित विषय किस सूची के अंतर्गत शामिल है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है समवर्ती सूची में है। विदेश एवं रक्षा से संबंधित मामले किस सूची के अंतर्गत आते हैं?
ऑप्शन ए इसका सही आंसर है संघ सूची के अंतर्गत। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संबंधित है। ऑप्शन बी के अंतर्गत समवर्ती सूची के अंतर्गत। राज्यसभा यह घोषणा कर दे कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि संसद को वस्तु और सेवा कर के संबंध में राजसूची के मामले में कानून बनाना चाहिए। इस तरह के प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है उपस्थित सदस्य का 2/3। संसद किन परिस्थितियों में राजसूची से संबंधित विषयों पर कानून बना सकती है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी। जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे तब भी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी, राज्यों के अनुरोध की अवस्था में भी। संसद निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राजसूची के विषय पर कानून बना सकती है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी। राष्ट्रपति शासन के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करवाने के लिए। संविधान के अनुच्छेद 245 संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है संसद द्वारा एवं राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का विस्तार करने से। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को विधायन की अवशेष शक्तियां प्रदान करता है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 248। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करने के लिए विधायन बना सकती है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 253 के तहत। अनुच्छेद 246 संबंधित है। इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, संसद एवं राज्य विधायकों द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु से। राष्ट्रीय हित में राजसूची से संबंधित किसी मामले में संसद को कानून बनाने की शक्ति संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदत्त करता है? ऑप्शन 20 का सही आंसर है अनुच्छेद 249। अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का संसद को अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 247। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 250 संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है आपातकाल के दौरान राजसूची के विषय किसी विषय पर संसद की कानून बनाने की शक्ति से। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान है कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के सहमति पर उसके लिए किसी विषय पर विधि बना सकता है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 252। अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का संसद को अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 247वां। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 250 संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है आपातकाल के दौरान राजसूची के किसी विषय पर संसद की कानून बनाने की शक्ति से। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति पर उसके लिए किसी विषय पर विधि बना सकता है? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है 252। यदि संसद द्वारा बनाए गए कानून तथा राज्य द्वारा बनाए गए कानून के बीच असंगति हो जाती है तो इन परिस्थितियों में संसद द्वारा बनाए गए कानून मान्य होगा। इस प्रावधान की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 254 अनुच्छेद में है। केंद्र के निर्देश अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 365। निम्नलिखित में से किन विषय पर केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है? ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है 1 और 2 दोनों।
केंद्र अपनी विधायी शक्ति राज्य को नहीं दे सकता है। ये कथन सही है। कोई अकेला राज्य राजसूची पर संसद से कानून बनाने का निवेदन नहीं कर सकता है। ये भी कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन से सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं? ऑप्शन 20 का सही आंसर है भारतीय विदेश सेवा सम्मिलित नहीं है। किसमें? तो अखिल भारतीय सेवा में। बाकी भारतीय प्रशासनिक सेवा सम्मिलित है, भारतीय वन सेवा भी सम्मिलित है, भारतीय पुलिस सेवा भी सम्मिलित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष आईसीसी को आईएएस एवं भारतीय पुलिस को आईपीएस नाम दिया गया? ऑप्शन 20 का सही आंसर है 1947 में। भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में मान्यता कब दिया गया? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 1966 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवा के गठन का प्रावधान करता है? ऑप्शन 20 का सही आंसर है 312। अखिल भारतीय सेवाओं की समर्थन किन आधार पर किया जाता है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है उपरोक्त में से सभी। केंद्र एवं राज्यों में उच्च स्तरीय प्रशासन के रखरखाव में। दूसरा है पूरे देश में प्रशासनिक उदारीकरण व्यवस्था सुनिश्चित करने में। तीसरा है केंद्र एवं राज्यों के सामूहिक हितों के संबंध में सहयोग एवं संयुक्त कार्यों में। तीनों कथन यहाँ पे सही हैं। निम्नलिखित किस व्यक्ति ने संविधान सभा में अखिल भारतीय सेवाओं को उचित बताते हुए कहा कि संघीय व्यवस्था में द्वैध नीति को सभी संघीय व्यवस्थाओं में अपनाया गया है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है बाबा साहेब। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को यह कर्तव्य के लिए बाध्य करता है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी केंद्र की होगी? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अनुच्छेद 355 संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध का उल्लेख है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है भाग 12 में। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। संसद के पास संघ सूची के विषय पर कोई कर निर्धारण का अधिकार है। दूसरा है राज्य विधानमंडल के पास राज्य सूची पर कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। तीसरा है कर विधायन के संबंध में संबंधित क्षेत्राधिकारी उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन डी होंगे। तीनों कथन यहाँ पे सही हैं। विधानमंडल व्यवसाय व्यापार एवं रोजगार पर कर लगा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति पर यह कितने रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 2500 रुपये से अधिक नहीं होने चाहिए। संविधान का 101वां संशोधन संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है वस्तु एवं सेवा कर से है। संविधान का अनुच्छेद 268 संबंध है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। संघ द्वारा उद्गृहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 269 में है। कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 271। निम्नलिखित में से किस पर राज्य द्वारा लगाया निम्नलिखित में से किस पर राज्य द्वारा कर लगाया जा सकता है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी। खनिज अधिकारों पर, अल्कोहल पर और कृषि आय पर सभी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान उपलब्ध कराएं? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 275। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ एवं राज्य दोनों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे किसी लोक प्रयोजन के लिए अनुदान आवंटित कर सकते हैं?
ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 282। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को एक आदेश देता है कि वह जीएसटी काउंसिल गठित कर सकता है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 279 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश पर ही संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी। ऐसा विधेयक जिसमें राज्यों का हित हो और वह किसी भी का शुल्क अध्यारोपित करे। दूसरा है ऐसा विधेयक जो राज्यों में वितरित या वितरण की जाने वाली राशियों के नियम को प्रभावित करें। तीसरा है ऐसा विधेयक जो राज्यों में वितरित की जाने वाली राशियों के नियम को प्रभावित करें। अगला प्रश्न है, केंद्र एवं राज्यों द्वारा ऋण लेने के शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है। दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। केंद्र सरकार या तो भारत या इसके बाहर से भारत की संचित निधि की प्रतिभू या गारंटी देकर ऋण ले सकती है, कथन सही है। दूसरा है राज्य केंद्र के बिना अनुमति के ऋण नहीं ले सकता है, ये भी कथन सही है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। राज्यों द्वारा उधार लिया गया कर का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? ऑप्शन 20 का सही आंसर है 253 से है, 293 से है, 293 से है। राज्यों द्वारा उधार लिया गया कर का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 293 से है। ऑप्शन बी, संविधान भारत सरकार द्वारा उधार लिए गए कर का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 292। भारत सरकार द्वारा उधार लिए गए कर का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 292 से है। भारत सरकार ने वर्ष 1966 में किसकी अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना किया? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए राज्य मन्नार समिति की स्थापना वर्ष 1969 में किस राज्य के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है तमिलनाडु के द्वारा। अनंतपुर साहिब प्रस्ताव का संबंध है। ऑप्शन 20 का सही आंसर है पंजाब से। पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र 1977 संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है केंद्र राज्य संबंध से। सरकारी आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा किस विषय पर वर्ष 1983 में किया गया? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है केंद्र राज्य संबंध पर। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है वर्ष 1988 में। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पुंछी आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया? ऑप्शन 20 का सही आंसर है 2007 में। अगला टॉपिक है हमारा अंतर्राज्यीय संबंध के बारे में। संविधान ने अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द के लिए निम्न में से कौन सा प्रावधान किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी। अंतर्राज्यीय जल विवाद का न्याय निर्णयन। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय परिषद द्वारा समन्वयता। तीसरा है सार्वजनिक कानून, दस्तावेज तथा न्यायिक प्रक्रियाओं को मान्यता। तीनों कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है अंतर्राज्यीय जल विवाद से है। अंतर्राष्ट्रीय जल नदी जल बंटवारे से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन 20 का सही आंसर है संसद के पास है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय नदी घाटी के संबंधों में अस्थायी न्यायालय गठन की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन ये सही है। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम तथा विवाद से संबंधित
सभी पक्षों के लिए मान्य होता है। ये भी कथन सही है। दोनों कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र तथा राज्य के बीच समन्वय के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन की व्यवस्था करता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 263। महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण 2018 से संबंधित राज्य है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है ओडिशा और छत्तीसगढ़। बंसधारा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण से संबंधित राज्य है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध है, कर्तव्य है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना तथा ऐसे विवादों को सलाह देना। दूसरा है उन राज्यों पर जिनमें राज्यों तथा अथवा केंद्र पर राज्यों का समान हित हो, अन्वेषण तथा विचार विमर्श करना। तीसरा है केंद्र एवं राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिए सुझाव देना। तीनों कथन यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस समिति के सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया गया? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है सरकारी आयोग के सिफारिश पर। अगला प्रश्न है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब किया गया? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है वर्ष 1990 में। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। दूसरा है प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी होते हैं। प्लस तीसरा है राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल। तीनों कथन यहाँ पे सही हैं, उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन सही आंसर है। अंतर्राज्यीय परिषद का एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है कम से कम 3 बार। अंतर्राज्यीय परिषद की समिति की स्थापना कब किया गया? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 1996 में। अंतर्राज्यीय परिषद के अस्थायी समिति के सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है उपयुक्त में सभी। केंद्रीय गृह मंत्री भी होते हैं, मुख्यमंत्री भी होते हैं, 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी होते हैं। संविधान के किस भाग में भारतीय क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य और समागम की चर्चा है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है भाग 13 में। क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब किया गया? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 1956 में। भारत में क्षेत्रीय परिषद की संख्या है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 5। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है गृह मंत्री। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। क्षेत्रीय परिषद और मुख्यालय। इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं तो कोलकाता है इसकी, सॉरी नई दिल्ली। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं तो इसका जो है आपका नई दिल्ली। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं तो इलाहाबाद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं तो कोलकाता। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं तो मुंबई। और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं तो चेन्नई। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब किया गया? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 1971 में। अगला प्रश्न है हमारा आपातकालीन प्रावधान। टॉपिक है अगला आपातकालीन प्रावधान। पहला प्रश्न है संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान संबंधित है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है भाग 18 में है।
संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान संबंधित है? भाग 18 में। संविधान में आपातकालीन प्रावधान को जोड़ने का उद्देश्य था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। सभी कथन सही है। देश की संप्रभुता को बनाए रखना। दूसरा है एकता और अखंडता की रक्षा करना। तीसरा है लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना। तीनों कथन यहाँ पे सही हैं। संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल की चर्चा है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 3। अनुच्छेद 352 का संबंध है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है राष्ट्रीय आपातकाल से। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 356 से। भारत की वित्तीय अस्थायित्व अथवा शाख के खतरे के कारण कौन सा अधूरोपित आपातकाल को कहा जाता है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस आधार पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है इनमें से सभी। युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन के तहत। किस संविधान संशोधन द्वारा आपातकाल के तीसरे आधार आंतरिक गड़बड़ी को सशस्त्र विद्रोह से विस्थापित कर दिया गया? 44वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के सलाह पर। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है 38वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल का न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। ये कथन सही है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा उपयुक्त प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। यह भी कथन सही है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह बाद अनुमोदित होना आवश्यक है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 1 माह। अगला प्रश्न है यदि संसद के दोनों द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल कर अनुमोदन होता रहा तो इसे कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तथा इसके जारी रखने वाले प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों के किस बहुमत से पारित होना चाहिए? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है केवल लोकसभा के अनुमोदन द्वारा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में हो जाती हैं। ये कथन सही है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सरकार को निलंबित कर दिया जाता है। यह भी कथन सही है। कौन से कथन सही है? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। दोनों कथन सही हैं। संसद द्वारा आपातकाल के दौरान राज्यों के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने माह तक प्रभावी रहते हैं? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 6 माह। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब लोकसभा का कार्यकाल संसद विधि बनाकर कितने समय तक बढ़ा सकती हैं? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 1 वर्ष। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद विधि बनाकर राज्य विधानमंडल का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 1 वर्ष। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा का बढ़ाया गया कार्यकाल आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने वर्षों तक अधिकतम बना रह सकता है?
ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 6 माह। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 358 स्वतः ही आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत के मूल अधिकारों को निलंबन कर देता है। ये कथन बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों को निलंबन स्वतः नहीं करता, वह राष्ट्रपति को मूल अधिकारों का निलंबन का अधिकार देता है। ये भी कथन सही है। कौन से कथन सही है? तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अनुच्छेद 358 किन आधार पर आपातकाल में लागू होता है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बाह्य आपातकाल के समय अभी तक कितनी बार आपातकाल घोषित किए जा चुके हैं? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 3 बार। भारत में पहला आपातकाल लागू हुआ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 1962 में। 1975 में आपातकाल किस आधार पर लागू किया गया? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है आंतरिक आपातकाल की वजह से, आंतरिक आपातकाल के आधार पर। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 2 माह। राष्ट्रपति शासन संसद की स्वीकृति से अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 3 वर्ष तक। राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति यदि संसद की दोनों सदनों द्वारा हो जाती है तो राष्ट्रपति शासन कितने माह तक चलता रहेगा? ऑप्शन 20 का सही आंसर है 6 माह। राष्ट्रपति शासन घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को किसी भी सदन द्वारा किस बहुमत से पारित किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है समान बहुमत से। राष्ट्रपति शासन के परिणाम हो सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी। संघ राज्य सरकार के कार्यों को अपने हाथों में ले सकती है। ये कथन भी सही है। संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी। ये भी कथन सही है। संघ वे सभी आवश्यक कदम उठा सकता है जिससे राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबन करना शामिल है। ये भी कथन सही है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कब और किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 1951 में किया गया था, पंजाब में। अनुच्छेद 356 के संदर्भ में किसने कहा कि यह उग्र शक्ति एक मृत पत्र की भांति होगी? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था। मुंबई मामले संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है राष्ट्रपति शासन से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति न्यायिक समीक्षा योग्य है। पहला कथन सही है। राज्य विधानसभा को राष्ट्रपति शासन के दौरान तभी विघटित किया जा सकता है जब संसद इसकी मंजूरी प्रदान करे। यह भी कथन सही है। दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। संविधान के अनुच्छेद 360 संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है वित्तीय आपातकाल से। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को घोषित तिथि के कितने माह के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 2 माह। वित्तीय आपातकाल को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा किस बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है समान बहुमत से। वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। संघ किसी राज्य की वित्तीय औचित्य के सिद्धांत का पालन करने के लिए निर्देशित कर सकता है। यह कथन सही है। केंद्र एवं राज्य सेवा में नंगे कर्मियों को वेतन में कटौती की जा सकती है। यह भी कथन सही है। दोनों कथन यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि वित्तीय
राज्य की वित्तीय संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, HN कुंजरू ने कहा। निम्नलिखित में से किसने वित्तीय आपातकाल के पक्ष में तर्क देते हुए कहा, यह अनुच्छेद न्यायिक रूप से 1933 में पारित संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय रिकवरी कानून कहे जाने वाले ढांचे की तरह है, जिसने राष्ट्रपति को आर्थिक एवं वित्तीय दोनों तरह की परेशानियों को समाप्त करने के लिए बनाने की शक्ति दी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, बाबा साहब अम्बेडकर। भारत के किन राज्यों में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, उत्तर प्रदेश। इन 4 राज्यों में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए गए हैं। अगला चैप्टर है हमारा राष्ट्रपति के बारे में। संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, भाग 5 में संघ की कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन ई इसका सही आंसर है, उपयुक्त में से सभी संघ की कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई है, उपयुक्त में से सभी। राष्ट्रपति भी होते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल भी होता है, महान्यायवादी भी होता है, उपराष्ट्रपति भी होते हैं। तो सारे कथन यहाँ पे सही हैं, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, भारत राज्य का प्रमुख होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के लिए गठित निर्वाचन मंडल के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है, उपयुक्त में से सभी। राष्ट्रपति के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं इनके चुनाव में। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। ये कथन गलत है। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्य भी मताधिकार का प्रयोग करते हैं। ये भी कथन गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, कोई भी कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक संसद के मतों का मूल्य का फॉर्मूला है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्य की कुल संख्या से भाग देने पर इसका मान निकल जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से ही क्यों चुना? इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त में से सभी। राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव संविधान में परिकल्पित संसदीय व्यवस्था के साथ रखता है। ये भी कथन सही है। राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव अत्यधिक खर्चीला तथा समय व ऊर्जा का अपव्यय होता, ये भी इस वजह से भी। तीसरा कथन है, राष्ट्रपति केवल नाममात्र का कार्यकारी होता है। इस वजह से भी राष्ट्रपति का जो चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप विधि से ही रखा गया। राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए आयु की न्यूनतम सीमा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 35 वर्ष पूर्ण होने चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आवश्यक अनुमोदक व
प्रस्तावक की संख्या निर्धारित है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्धारित जमानत राशि कितना है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 15,000। राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक अहर्ताएं हैं? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी। भारत का नागरिक होना चाहिए, कथन सही है। वह 35 वर्ष का उम्र पूरा कर चुका हो, ये भी कथन सही है। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्यता रखता हो, ये भी कथन सही है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलवाते हैं? ऑप्शन 20 का सही आंसर है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितने रुपया प्रति माह प्राप्त होता है? ऑप्शन 20 का सही आंसर है 5 लाख रुपये। निम्नलिखित में से कौन से शर्तें राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित हैं? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। कौन? तो राष्ट्रपति। उसे बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक निवास आवंटित किया जाएगा, ये भी कथन सही है। उसे संसद द्वारा निर्धारित भत्ते व विशेषाधिकार भी प्राप्त होंगे। तीनों कथन यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी विधिक जिम्मेदारी से उन्मुक्ति होती है, हालांकि कितने महीने के पूर्व नोटिस पर उसके निजी कृत्यों के लिए अभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 2 महीनों। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है? ऑप्शन 20 का सही आंसर है पद धारण करने के अवधि से 5 वर्ष। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है संसद के महाभियोग द्वारा। भारत में राष्ट्रपति कोई व्यक्ति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है केवल पहला कथन। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसके पद से हटाया जा सकता है, ये कथन सही है। संविधान का उल्लंघन शब्द को संविधान में परिभाषित किया गया है, ये कथन गलत है। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग आरंभ के लिए कम से कम कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 1/4। महाभियोग की प्रस्ताव पारित होने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 2/3। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। संसद में मनोनीत सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं, ये कथन सही है। राज्य विधानसभाओं के सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, ये भी कथन सही है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, दोनों कथन सत्य हैं। अभी तक कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा चुका है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है किसी पर भी महाभियोग नहीं चलाया गया है। राष्ट्रपति के पद रिक्त रहने की स्थिति में कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, कौन करेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में पद रिक्त होने के कितने महीने के भीतर चुनाव करवाना आवश्यक होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 6 माह। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन 20 का सही आंसर है अनुच्छेद 111 में। राष्ट्रपति के अत्यधिक वीटो का संबंध है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है वह संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। राष्ट्रपति किस वीटो शक्ति का प्रयोग कर विधेयक पर
न तो सहमति देता है और न ही अस्वीकृति करता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर है पॉकेट वीटो। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का प्रयोग कर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है अनुच्छेद 127। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 20 का सही आंसर है केवल 1 और 2। वह अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब दोनों अथवा किसी एक सदन का सत्र न चल रहा हो। कथन सही है। वह अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता है। दूसरा कथन भी सही है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। राष्ट्रपति किन विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन 20 का सही आंसर है संविधान विधेयक पर। कूपर केस 1970 संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से। किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है। ऑप्शन 20 का सही आंसर है 6 माह। किसी अध्यादेश को संसद से स्वीकृति न मिलने की स्थिति में उसका अवधि होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 6 सप्ताह। अध्यादेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। पहला और दूसरा कथन, एक विधेयक की भांति अध्यादेश भी पूर्ववर्ती हो सकता है। दूसरा है यह संसद के किसी भी कार्य या अन्य अध्यादेश को संशोधित या निरसित कर सकता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। डीसी वाधवा केस संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है अध्यादेश से। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति संबंधित है। ऑप्शन 20 का सही आंसर है अनुच्छेद 72 से। राष्ट्रपति किन विषयों पर क्षमादान प्रदान कर सकता है? ऑप्शन डी इसका संबंधित है उपयुक्त में से सभी। संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में। दूसरा है सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में। तीसरा है यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। राष्ट्रपति क्षमादान के किस प्रकार के दंड और बंदीकरण दोनों को हटा देता है तथा दोषी को सभी दंडादेशों और निहर्ताओं से पूर्णतः मुक्त कर देता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर है क्षमा। परिहार का अर्थ है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है दंड के प्रकृति में परिवर्तन किए बिना सजा कम करना। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान के अंतर्गत विराम शब्द का अर्थ है। इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में सजा कम करना। अगला प्रश्न है परिलंबन का अर्थ है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है सजा पर अस्थायी रोक। सजा पर अस्थायी रोक। परिलंबन का अर्थ है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है सजा पर अस्थायी रोक। लघुकरण का अर्थ है। ऑप्शन 20 का सही आंसर है दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही हैं? राष्ट्रपति संघीय कानून द्वारा दिया गया मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है जबकि राज्यपाल राज्य कानून द्वारा दिया गया कानून पर। कथन सही है। राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित भी कर सकता है। ये जो कथन है आपका निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति संघीय कानून द्वारा दिया गया मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है जबकि राज्यपाल राज्य कानून द्वारा दिया गया कानून पर। यह कथन गलत है। दूसरा कथन है राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित भी कर सकता है। ये कथन सही है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा।
राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करेगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित होगी? इस प्रश्न का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है, अनुच्छेद 53। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान से संबंधित है। इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का फैसला उच्चतम न्यायालय करेगा। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, अनुच्छेद 71। राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 61। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 42वां संविधान संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी है। ये कथन आपका सही है। 44वां संविधान संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। ये भी कथन सही है। दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला टॉपिक है हमारा उपराष्ट्रपति। भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, उपराष्ट्रपति। भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के तर्ज पर बनाया गया है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, अमेरिका। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य द्वारा। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों के द्वारा। उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े मामले की सुनवाई करने का अधिकार है। ऑप्शन 20 का सही आंसर है, उच्चतम न्यायालय को। उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है, उपयुक्त में से सभी। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो, वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता रखता हो। ऑप्शन डी सही आंसर है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। उपराष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, राज्यसभा से विशेष बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव एवं लोकसभा से समान बहुमत से। उपराष्ट्रपति की पदावधि होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के पद पर कोई व्यक्ति कितने बार निर्वाचित हो सकता है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, निश्चित सीमा नहीं है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियों आदि की व्यवस्था नहीं है।
ये कथन सही है। उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है। ये भी कथन सही है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 4 लाख प्रति माह। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के क्रमानुसार व्यवस्थित करें। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन, बी डी जत्ती, एम हिदायतुल्ला और एक कौन थे तो जी एस पाठक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मूल संविधान में यह व्यवस्था थी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होगी। यह कथन सही है। कृष्णकांत पहले उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन पद पर रहते हुआ। यह भी कथन सही है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। दोनों कथन सही हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 64 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 67 संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से। निम्नलिखित को सुनिश्चित कीजिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का शपथ, उपराष्ट्रपति के राज्यों की परिषद के पदेन सभापति। इस प्रश्न का सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। उपराष्ट्रपति का चुनाव की बात करते हैं तो अनुच्छेद 66 में है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करते हैं तो अनुच्छेद 67 है। उपराष्ट्रपति का शपथ की ग्रहण की बात करते हैं तो अनुच्छेद 69 है। और उपराष्ट्रपति के राज्यों की परिषद के पदेन सभापति के रूप में अनुच्छेद 64 है। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री के बारे में।